स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्या फिनिश किया था, आई थिंक पेज नंबर 74 से पहले जितने क्वेश्चन थे सारे फिनिश कर लिए थे। पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, अभी अभी आपको ये वीडियो बच्चों अगर मिला है तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आप तो क्लास 10th में होगे, ठीक है। आपको क्लास 10th का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा बच्चों। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उस पर रीड मोर पे क्लिक कर दीजिएगा। रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, पूरा सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। वहां पर हर एक चैप्टर का लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहां चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वैसे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता है आपको क्या होती है? सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी लगाना मत भूलें, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और अगर आप साइंस और मैथ्स को आगे अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं मैथ्स और साइंस की फील्ड में, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बच्चों दिए रहते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें, ठीक है ना। पिन कमेंट चेक करो, सब कुछ पता चल जाएगा। और एनसीईआरटी की अलग से हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। वैसे तो चैप्टर पढ़ाते टाइम हमने क्वेश्चंस करा रखे बीच बीच में, बट बच्चों ने बोला कि अलग से सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो ये न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑलरेडी अपलोड हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। सुनो, जिनको लिंक नहीं मिलता है आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे तो यहां से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे आपके नंबर पे, ठीक है। तो वैसे आपको व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बिकॉज सब कुछ तो पिन कमेंट में गिवन है, ठीक है। ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया है। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सब कुछ पता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 74। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? सुनो बच्चों ध्यान से, देखो अल्कोहल आपको दे दिया हमने और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, ये है आपको हमने 2 कंटेनर्स हैं। ये इसमें क्या है, इसमें क्या, आप नहीं पहचान पाओगे। दोनों देखने में बच्चों पानी जैसे लगेंगे, ठीक है ना। अल्कोहल में भी कोई कलर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अल्कोहल में चलो मान लिया हमने आपको इथेनॉल दे दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने आपको क्या दे दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड में एथेनोइक एसिड दे दिया, यानी कि एसिटिक एसिड दे दिया। आप कैसे पहचानोगे लैब में? तो आप क्या करोगे, सोचोगे, आप क्या सोचोगे कि देखो बच्चों, यहां पे अल्कोहल में मैं कौन सा एग्जांपल लेके चलूंगा? इथेनॉल का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये आपका इथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल चूज किया मैंने? इथेनॉल, क्योंकि बहुत सारा क्लास में हमने पढ़ा हुआ इथेनॉल के बारे में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दुनिया भर के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लेकिन मैंने कौन सा चूज किया? एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है और एथेनोइक एसिड इसका क्या है? आयुपैक नेम है, ठीक है ना। चलो CH3COH। अब बच्चों एक बात बताओ, ये तो एसिड है तो इसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, चेक करो ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या हुआ? एसिड तो है। तो ये बच्चों है आपका क्या? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अगर ये एसिड है तो ध्यान से सुनो, अगर हम इसकी किसी बेस से रिएक्शन कराएं बच्चों, एसिड की अगर हम किसी बेस से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट मिलेगा और वाटर, ये तो कंफर्म हो, ठीक। लेकिन जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है। वैसे तो क्लास 11th में जब आप जाओगे, 12th में जब आप जाओगे, तो आप देखोगे अल्कोहल बहुत थोड़ी सी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। लेकिन अभी क्लास 10th में हमने इतना नहीं पढ़ा है, बहुत थोड़ी सी, क्यों? अभी आप इग्नोर कर दो। तो अल्कोहल में भी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन बहुत कम होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। सर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है सर? तो सुनो सर, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई। बच्चों एसिड कौन होते हैं? जो आपको H+ आयन दे दें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एथेनोइक एसिड लो, पानी में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाओ। इसको जब आप पानी में डालोगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से चेक करो, CH3COOH को आपने पानी में डाला, ठीक है, वाटर में डाला, तो आपको क्या मिलेगा? एसिटेट आयन मिलेगा, CH3COO-। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, करेक्ट। यहां से बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ दो तो आपको एक एनायन मिलेगा, यानी कि नेगेटिव आयन CH3CO- और एक H+ मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो ये मिला आपको साथ में क्या? हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड ने क्या दिया आपको? एसिटेट आयन और साथ में आपको हाइड्रोजन आयन। H+ आयन दिया कि नहीं दिया बताओ? तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। हालांकि ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, मतलब इसको आप पानी में डालोगे ना तो सारा का सारा आयनाइज नहीं होगा। अगर आपने 100 पार्टिकल्स डालें, इसके 100 मॉलिक्यूल्स डालें, तो 100 में से केवल 10 मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज होंगे बस। बहरहाल आयनाइज तो हो रहा है ना। आपको एसिटेट आयन मिल रहा है और आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको H+ आयन दे रहा है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक का है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में पानी में डालने पर जो हमको H+ देता है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। बहुत बढ़िया। बच्चों अल्कोहल ले लीजिए, C2H5OH। अल्कोहल को यदि आप पानी में डालोगे, C2H5OH, ये अल्कोहल में इथेनॉल लिया, इसको अगर आप यहाँ एक्वस लिख दे रहा हूँ, एक्वस मतलब पानी में डालना, ठीक है। एक्वस मतलब इसको पानी के साथ सॉल्यूशन बनाओ।
जब आप एक्वस पानी में डालोगे इथेनॉल को थोड़ा सा ना बच्चों, कोई भी यहाँ पे H+ आयन नहीं मिलेगा। नो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, नो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर H दिख तो रहा है, निकाल दीजिए। अरे भाई हमारे आपके करने से थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। जैसा लैब में वो शो करेगा वही तो बुक में प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी H+ आयन नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। आपको पता होगा इथेनॉल, अरे जो शराब होता है पीने वाला इथेनॉल, उसको जब पानी मिलाते हैं तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिल जाता है। ये भी आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, क्लास में भी पढ़ाया गया। तो ये H+ आयन आपको नहीं देगा। चलो बहुत बढ़िया, अब ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कौन शो कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरी बात सुनो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, ठीक है, इन दोनों में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है? इथेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो सुनो ध्यान से भैया, एसिड की रिएक्शन आप बेस से करा दो, कोई बेस ले लो। कौन सा बेस हम लोग ने क्लास में पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? मेटल का कोई कार्बोनेट ले लो, या तो मेटल का क्या ले लो? हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों मेटल के ऑक्साइड हो, सुन लीजिए ध्यान से, मेटल के ऑक्साइड हो, चाहे मेटल के कार्बोनेट हो और चाहे मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पर अगर आप जो भी आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, अगर आप इसकी, ऑर्गेनिक एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराएं किसके? मेटल के कार्बोनेट से। बच्चों ध्यान से चेक करिए, मेटल के कार्बोनेट से या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। तो ऑर्गेनिक एसिड का रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नीचे लिख रहा हूँ, आपको बच्चों मिलेगा क्या? सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? ये ऑर्गेनिक एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी कार्बोनेट कहीं पे शब्द लगाओ या हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाओ तो मैक्सिमम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलेगा। तो सॉल्ट और वाटर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। चेक करो, ऑर्गेनिक एसिड है और ये मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही तो मिलता है। हाँ, CO2 इसलिए मिल रहा है क्योंकि कार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम आइए आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करा, एक रिएक्शन आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ तो जगह बची नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करिए, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए बच्चों। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है आपकी, और ये है आपकी सेकंड टेस्ट ट्यूब। अब जो दोनों सैंपल उन्होंने दिए हुए हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, आपको 2 सैंपल दिए ना, एक तो अल्कोहल दिया है, ठीक है, ये देखिए, किसी में अल्कोहल है और किसी में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें नहीं पता, तो थोड़ा सा इसमें से उठा के इसमें डालो और थोड़ा सा इसमें से उठा के इसमें डालो। तो एक में क्या आ गया होगा? एक में एथेनॉल आ गया होगा, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया होगा। ये सैंपल आ गए। क्या है यहाँ नहीं पता, यहाँ क्या है हमें नहीं पता। अब आप एक काम करो, क्या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप बच्चों क्या डालो? मेटल कार्बोनेट डालो, ठीक है ना। डालते हैं, चलो मेटल का कार्बोनेट, कौन सा मेटल का कार्बोनेट लेते हैं? सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये फॉर्मूला होता है। कैसे बना सर? Na पे +1 होता है, CO3 पे क्या होता है? 2 - 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, तो Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। और इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? Na पे +1 होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1 होता है, 1 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो क्या बनेगा? NaHCO3। NaHCO3 को क्या बोलोगे? NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बच्चों सोडियम क्या है? मेटल है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेटल का चाहे कार्बोनेट हो, कैसा नेचर का होता है? बेसिक। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी कि एथेनोइक एसिड, CH3COH, सुन लो, मेटल का कार्बोनेट ले लो थोड़ा सा, पहले मैं कार्बोनेट से आपको बताता हूँ रिएक्शन, ठीक है। मेटल का कार्बोनेट लो, थोड़ा इसमें डाल दो, थोड़ा इसमें डाल दो। जिस भी टेस्ट ट्यूब में आपको ब्रिस्क एफेवेसेंस सुनाई पड़े, बुदबुदाहट की आवाज सुनाई पड़े, जिस भी टेस्ट ट्यूब में, मान लो चलो यही वाली टेस्ट ट्यूब में आपको बुलबुले उठते हुए नजर आए, बुद 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 आवाज आए, तो वहां पर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की आवाज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में वहां आपको निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है। तो जो गैस निकल रही हो, जिस भी टेस्ट ट्यूब में गैस निकल रही होगी, वो गैस को आप लाइम वाटर में पास करा दीजिएगा तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। और जिस भी टेस्ट ट्यूब में गैस निकल रही होगी, इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड ही तो बेस से रिएक्ट करेगा। और बेस के फॉर्म में आपने क्या डाला है बताओ? सोडियम कार्बोनेट। आइए रिएक्शन करा के दिखाते हैं तो क्लियर होगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यदि प्रेजेंट हुआ, और मतलब किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो सोडियम कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करा दोगे, मैंने क्या बताया था? ये क्या है बताओ? एसिड है। ये क्या है? मेटल का कार्बोनेट बोलो, यहाँ पर बेसिक इन नेचर है, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे बनेगा क्या? सॉल्ट। सॉल्ट बच्चों बनाइए। सर कैसे बनाए सॉल्ट?
भाई सॉल्ट बना लो ना, कैसे बनाओगे? ये Na2CO3 आपको क्या देगा, इसको ब्रेक करा दो आयंस में, ये देगा Na प्लस और CO3 2 माइनस, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड को भी पानी में डाला था, क्या दिया था बताओ, CH3 COO माइनस एसिटेट आयन, और साथ में क्या दिया था, H प्लस आयन। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ एनायन को कैटायन से जोड़ दो, CH3CO माइनस को Na प्लस से जोड़ दो, क्या बनेगा बताओ, CH3CO माइनस और Na क्या बन जाएगा, CH3COO, यहाँ माइनस है और यहाँ Na पे क्या है, प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, इसका वन इधर जाएगा, इसका इधर, तो CH3COO Na ये बन गया। यही तो सॉल्ट है, नाम क्या है इसका, यहाँ देखो सोडियम लग गया, और ये वाले आयन का नाम क्या है, एसिटेट। CH3CO माइनस को क्या बोलते हैं, एसिटेट, और पीछे लग गया सोडियम, तो नाम क्या पड़ जाएगा, सोडियम एसिटेट। ये सॉल्ट बना, साथ में क्या निकलना है बताइए, CO2, तो CO2 निकलेगा, और साथ में क्या बनना है, वाटर। बताया ना आपको क्या बनेगा, सॉल्ट, CO2 और वाटर, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोनेट प्रेजेंट है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट में, तो CO2 भी निकलेगा, और यहाँ पे बन गया वाटर, ठीक है। बैलेंस वैलेंस करना हो बच्चों तो कर लीजिए। यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, जैसे आगे यहाँ पर 2 लगा दोगे, ध्यान से करो, सोडियम तो 2 हो गए, लेकिन ये CH3CO पूरे को देखो, ये पूरा कितना हो गया, 2, अरे सोडियम 2 हो गया, पूरा ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो ये CH3CO 2 हो जाएगा, और 2 ये वाला 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन वो वाला यहाँ पे चला गया, सही है। बचे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बचे, जो कि यहाँ पर कार्बोनेट में है, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, चेक कर लीजिएगा, बैलेंस होगी, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिस भी टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलेगा, यानी कि CO2 गैस आपको जहाँ पे भी मिलेगी जिस भी टेस्ट ट्यूब में, वो क्या होगा आपका, वो होगा बच्चों क्या, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहीं पे अगर जिस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल होगा, तो इथेनॉल तो न्यूट्रल होता है, वो तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है, और ना तो बेसिक शो करता है। तो इथेनॉल अगर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करेगा, तो इथेनॉल बेस से यानी कि मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि बच्चों जिस भी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इथेनॉल यानी कि C2H5OH, उसकी Na2CO3 से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इथेनॉल क्या है, न्यूट्रल है आपका, वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा है, ना ही बेसिक शो कर रहा है। तो जब ये एसिडिक है ही नहीं, तो बेस से क्यों रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल कोई न्यूट्रल जो मटेरियल होता है वो थोड़ी ना बेस से रिएक्ट करता है, बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आप सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते थे? हाँ ले सकते थे, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से चेक करो। टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल सकते थे, ठीक है। तो डाल दीजिए जरा। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में CH3COOH होगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी कि एथेनोइक एसिड होगा, तो वो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, फिर से वही बनना है, CH3COO Na, ठीक है ना। तो यहाँ से बनेगा आपके पास CH3COO Na, यानी कि सोडियम एसिटेट तो बनेगा ही, प्लस CO2 निकलेगी, और प्लस आपका यहाँ पर वाटर निकलेगा। ये ऑलरेडी बैलेंस होगा, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर Na 1 है और सोडियम यहाँ पर 1 है। CH3CO एसिटेट यहाँ पे 1 है और पूरा एसिटेट भी यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 1 बचा, 1 2 हाइड्रोजन हो गए, और टोटल 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, और कार्बन 1, तो बैलेंस होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सोडियम एसिटेट मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O, और जो निकल रही होगी ब्रिस्क एफिवेसेंस के साथ जो गैस निकल रही होगी, उसको लाइम वाटर में पास करोगे, तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हो तो कैसा कलर हो जाता है, मिल्की कलर होता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात, तो ये सब हो गया। और वहीं पर बच्चों अगर इथेनॉल वाली टेस्ट ट्यूब में, C2H5OH वाली टेस्ट ट्यूब में आपने अगर NaHCO3 डाल दिया होता, क्योंकि इथेनॉल का नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, ये एसिडिक नेचर का नहीं है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्या है, मेटल, तो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस से तो एसिड रिएक्ट करेगा, बट ये तो एसिडिक है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पानी में डालने पर H+ देता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो एग्जाम में अब इसका कैसे आंसर लिखें? एग्जाम में आंसर ऐसे करेंगे, एक तो ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, चाहे ये वाली लिखिए, और उसके साथ ये वाली भी लिखिएगा, इथेनॉल रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। अगर आप ये वाली लिख रहे हैं तो इसके साथ आप अगर आप ये वाली लिख रहे हैं तो इसके साथ आप इथेनॉल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ हो गई। अब थ्योरी में क्या लिखना है? थ्योरी में सबसे पहले आंसर में लिखना है आपको कि एन एल्कोहल इज अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आपको बताना है कि एल्कोहल कैसा है, न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे तो एल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्लास 11th में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। एन एल्कोहल इज अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग मेटल कार्बोनेट। कोई मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, या फिर और
कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, दोनों ही क्या होते हैं बेसिक इन नेचर, तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो फिर अपनी कहानियाँ लिख दीजिएगा क्या कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, पुट सम पीसेस ऑफ some quantity of sodium carbonate in both the test tube in which we get brisk effervescence. Okay, that test tube will contain what? Carboxylic acid, because the brisk effervescence of carbon dioxide is heard by us. तो ये सब कहानी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ शॉर्ट में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से चेक करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफेफेसेंस ऑन एडिंग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ब्रिस्क एफेफेसेंस दे रहा होगा, वो ब्रिस्क एफेफेसेंस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की ब्रिस्क एफेफेसेंस होगी, बदबूदाहट के साथ आवाज आएगी वहां पर। ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वी पासेस दिस गैस and if we pass this gas in lime water, then lime water become milky। तो ये कहानी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी एल्कोहल। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? एल्कोहल होगा। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। ओके, रिएक्शन जरूर लिखिएगा। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कौन होंगे, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों पढ़े हुए हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। एक था आपका, याद करिए, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा क्या था? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, या फिर और का मतलब या फिर जो सेकंड था आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब इस बात को आप एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। कैसे? ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, याद करिए बच्चों, कई बार हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर इथेनॉल का, बच्चों अगर इथेनॉल का हम क्या करा दें? इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, इथेनॉल का अगर हम क्या करा दें? ऑक्सीडेशन करा दें, तो ये चेंज हो जाता है किसमें? इथेनोइक एसिड में। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन बच्चों कराने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होना चाहिए ना। समझ में आई बात? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हो, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लीजिए, या तो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ले लीजिए। अब बच्चे पूछते हैं सर ये एल्कलाइन का क्या मतलब है और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों कि आप थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, और पोटेशियम परमैंगनेट में वाटर तो होगा ही प्रेजेंट, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए और उसमें थोड़ा सा कोई बेस डाल दीजिए। बेस, अरे एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेस। कोई थोड़ा सा बेस लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, थोड़ा सा डाल दो, हाँ, कोई भी बेस थोड़ा सा डाल दो, तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम होना चाहिए, बेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो करना कुछ नहीं, इधर से बेस लिया, इधर से पोटेशियम परमैंगनेट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और लिखते कैसे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट? KMnO4 क्लास में याद कराएं, ठीक है। K क्या होता है? K पे 1+ होता है, ये पोटेशियम आयन होता है, और परमैंगनेट आयन कौन सा होता है? MnO4-। इसको क्या बोलते हैं? परमैंगनेट आयन। तो इसका 1 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? KMnO4, जिसका नाम क्या होगा? K का मतलब पोटेशियम और MnO4- क्या है? परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट, और थोड़ा सा बेस मिला दिया, इसलिए एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और सॉल्यूशन तो है ही क्योंकि दोनों मिक्स हो गए हैं, तो सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में? अगर आपको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लेना है, ठीक है ना, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पर्पल। आप लोग गूगल करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लैब में अवेलेबल है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो आप बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिफाइड होना चाहिए। मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका K2Cr2O7, ठीक है ना। K पे होगा प्लस, ये होता है पोटेशियम आयन, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? Cr2O7 पे क्या होता है? 2-। इसका 2 इधर आएगा, 1 इसका इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K के नीचे कितना आ जाएगा? ये 2, तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये। लेकिन ये एसिडिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट? इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज। गूगल करके आप लोग देख सकते हो, बड़ा सुंदर दिखता है। तो एसिडिफाइड का मतलब ये है कि बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा एसिड ले लीजिए और थोड़ा सा एसिड मिला दीजिए, 2-4 ड्रॉप,
तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो ये भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, ये अवेलेबल है तो ये लगा दो, और अगर ये अवेलेबल है लैब में तो ये लगा दो, तो आपको इथेनॉल से क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिएक्शन को करके, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल स्टूडेंट्स? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना, इतना तो सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है क्लास में हमने बनाना सिखाया है, चेक करो इथेनॉल, ठीक है ना, C2H5OH, ये देखिए ये बन गया आपका इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल से जाना है आपको कहाँ पर बच्चों, आपको जाना है एथेनोइक एसिड पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड? CH3COOH, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, CH3COH, तो CH3COOH ये हो गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इथेनॉल, ठीक है, और ये हो गया क्या आपका बताइए, एथेनोइक एसिड। तो बच्चों इस इथेनॉल में आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्या लगाना है बताइए, या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट लगाइए, और नहीं अवेलेबल है तो आप क्या लगाइए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और लगा हुआ या तो ये डालो या तो ये डालो, और हीट कर दो, थोड़ा सा इसको वार्म कर दो, गर्म कर दो। जब आप गर्म कर दो तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब होता क्या है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है एल्कलाइन, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो ताज़ा ऑक्सीजन अभी बना हो उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे नेसेंट कोई मतलब बच्चे ने जन्म लिया हो वैसे ही, तो जो ताज़ा ऑक्सीजन बनता है उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को दिखाने का तरीका क्या होता है केमिस्ट्री में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे O को बंद कर दिया था, O का मतलब ऑक्सीजन का एटम। देखो ताज़ा जब ऑक्सीजन बना होगा ना तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, सही है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, O2 टाइप का नहीं होगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन होगा। तो हम उसको केवल एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन के 2 एटम जब जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है आपके एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ताज़ा ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, ये ऑक्सीजन के एटम जैसे ही पैदा होते हैं वो आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, वो सीधे जाके अटैक कर देते हैं किस पे, इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, और इस एल्कोहल में ध्यान से चेक करिए, इस एल्कोहल में ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर चेक करो C2H5OH में ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो बताओ बच्चों, एल्कोहल में यानी कि इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो यहाँ पर आपको नेसेंट ऑक्सीजन को किससे दिखाना है, ऐसे O से। किसने प्रोवाइड किया, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, उसने प्रोवाइड किया। तो C2H5OH और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पर क्लास में पढ़ाया है वाटर भी बच्चों यहाँ पर निकलता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 हो गए, और यहाँ पर कितने, ओनली 1 2, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन 1, 2 + 1 3 हो गए, और चेक कर लो कार्बन इधर 2 है, इधर भी कार्बन 1 2, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 3 + 1 कितने हो गए 4, और 5 6, इधर देखो जरा, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, H यहाँ पे 5 है, एक H यहाँ पर 5 + 1 6, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बताइए कोई डाउट है, इथेनॉल को क्या मिल गया, क्या प्रोवाइड करा दिया, ऑक्सीजन। किसने कराया, या तो इसने कराया या तो इसने कराया, इसलिए ये दोनों क्या हैं, किसके एग्जांपल हैं, ये दोनों एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके एग्जांपल हैं, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल, क्योंकि इन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया इथेनॉल को, और इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, एथेनोइक एसिड में। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। और ये कन्वर्जन भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है ना। अब थ्योरी में क्या लिखना है आपको सबसे पहले आंसर में लिखना है, उन्होंने पूछा था व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे द सब्सटेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान से चेक करिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। किसके लिए देते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। आप चेक कर लो, ये इथेनॉल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है एथेनोइक एसिड में, ऑक्सीडेशन हुआ इथेनॉल का एथेनोइक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो नेसेंट ऑक्सीजन या जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। फिर इसके नीचे आप एक थ्योरी लिखोगे, ये रिएक्शन लिखोगे, फिर लिखोगे हियर इन दिस रिएक्शन वी सी दैट इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, एथेनोइक एसिड, द नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय आइदर alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. That's why alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are the examples of oxidizing agent. कर लीजिए पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 1. What would you be able to check if water is hard by using a detergent? अब देखो बच्चों, पहले कुछ बच्चे समझते नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है ना।
तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट वाटर को छुओगे तो सॉफ्ट होगा, हार्ड वाटर हार्ड नहीं। दोनों को आप देखोगे ना तो ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, दोनों ही वाटर आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। इम्प्योरिटी का मतलब सुनिए, कोई भी मिनरल नहीं होंगे। और हार्ड वाटर में आपको मिनरल्स मिलेंगे। अब ये मिनरल्स कौन से होते हैं हम आपको बताएं। ये मिनरल्स बच्चों आपको मिलेंगे किसके फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, या कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर भी दो तरीके का होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी। तो वो सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सुन लीजिए बस। हार्ड वाटर में आपको क्या मिलेंगे, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेंगे, कार्बोनेट्स मिलेंगे, और क्या क्लोराइड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिल सकता है आपको, और कैल्शियम क्लोराइड भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, तो ये क्योंकि पानी में बच्चों ध्यान चेक करिए, ये वाटर में प्रेजेंट है ये सब मिनरल्स, ठीक है ना। ठीक है, तो वाटर में प्रेजेंट है, या फिर ये सब सॉल्ट्स वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर में ये सब सॉल्ट्स आपको आयन देंगे कि नहीं देंगे बताइए, चेक करो ना। इसको ब्रेक करो, क्या मिलेगा आपको, Ca2+ आयन, और साथ में क्या अलग हो जाएगा, HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको छोड़ो, इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो क्या देगा आपको बताओ, पानी में पड़ा हुआ है ना ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, Mg2+ और HCO3-, ये ब्रेक होगा तो यहाँ से भी Ca2+, CO3-2-, Mg2+, CO3-2-, Mg2+, Cl-, Ca2+, Cl-। तो आपको यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मिलते हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मिलते हैं। तो ध्यान से चेक करो, होता क्या है कि अगर आप सोप लोगे बच्चों, क्या लोगे अगर आप सोप, ध्यान से मेरी बात सुन लो, सोप और डिटर्जेंट में अंतर होता है, ये हमने आपके क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो सोप अगर हम लेंगे, और सोप का अगर रिएक्शन आप हार्ड वाटर से कराओगे, यानी कि सोप को अगर आप हार्ड वाटर के साथ मिलाओगे तो आपको स्कम मिलेगा। स्कम क्या होता है, स्कम क्या होता है, दही जैसा बच्चों को सफ़ेद सफ़ेद आपको मिलेगा, आपको लेदर नहीं मिलेगा, झाग नहीं मिलेगा। सुन लो, सोप को हार्ड वाटर के साथ अगर आप मिलाओगे तो आपको झाग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। झाग सोप किसके साथ देगा बताओ, सोप जो नॉर्मल सोप होता है वो किसके साथ झाग देगा, किसके साथ लेदर देगा, सॉफ्ट वाटर के साथ झाग देगा आपको, ठीक है। यानी कि अगर सोप ले हम लोग किसके साथ, सोप ले अगर हम लोग सॉफ्ट वाटर के साथ। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ हार्ड वाटर में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आपको मिलेंगे, ठीक है, और सॉफ्ट वाटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो सोप होता है बच्चों, ये सोप जो होता है ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से रिएक्ट करता है। सारा सोप तो स्कम बनाने में खर्च हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको स्कम मिलेगा, ठीक है, दही जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ आपको वहाँ पर मिलेगा। क्लास में डिटेल में पढ़ा है, रिएक्शन भी लिखवाइए प्लीज़, आप वीडियोस देखिए, मैं बार बार कहता हूँ चैप्टर के, यहाँ मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ रिएक्शन पूछी नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। और सोप अगर सॉफ्ट वाटर के साथ बच्चों करोगे तो लेदर आपको मिलेगा, आपको लेदर झाग मिलेगा बहुत सारा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, हमने पढ़ा था डिटर्जेंट्स अगर हम ले लें, ठीक है, याद है आपको, डिटर्जेंट्स क्या होते थे, सल्फोनेट सॉल्ट्स होते थे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो डिटर्जेंट्स आर व्हाट, सल्फोनेट्स। सल्फोनेट क्या होता है, SO3- Na+। सल्फोनेट्स ये सोडियम सल्फोनेट हमने लिखा हुआ है, SO3- Na+, ठीक है। तो वाटर डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर टेक्निकली इसको देखते हैं तो आप चैप्टर फॉलो करिए, ठीक है। बट बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटर्जेंट्स अगर हम लोग लेंगे तो डिटर्जेंट्स जो होंगे बच्चों वो हार्ड वाटर के साथ, ध्यान से चेक करो, हार्ड वाटर के साथ, और चाहे डिटर्जेंट्स को आप ले लो किसके साथ, आप ले लो चाहे इसको सॉफ्ट वाटर के साथ। तो बच्चों डिटर्जेंट में क्या खासियत होती है कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्शन नहीं करता है, कोई स्कम नहीं बनेगा। तो डिटर्जेंट का हार्ड वाटर में भी आपको लेदर मिलेगा, यानी कि झाग मिलेगा, ठीक है, और डिटर्जेंट का सॉफ्ट वाटर के साथ भी आपको लेदर मिलेगा। अब इन्होंने हमको क्या दे दिया है, इन्होंने पूछ लिया है वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। क्या डिटर्जेंट हार्ड वाटर हमने दे दिया, हमने बताओ वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो डिटर्जेंट आपने इसमें डाला, ऐसा मिलाया, आपको झाग मिल जाएगा स्कम नहीं बनता है यहाँ। तो डिटर्जेंट की हेल्प से आप हार्ड वाटर को नहीं पता लगा सकते कि हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी लेदर देगा और सॉफ्ट वाटर में भी लेदर देगा। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम है उससे रिएक्शन करके कोई भी स्कम नहीं बनाता है। सब क्लास में डिटेल में आपको बताया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर सोप ये लोग दे देते बच्चों, तो सोप से हम पहचान जाते कि ये वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट है। सुनो, सोप अगर देते ये लोग हमें, सोप को हम इस पानी में डालते, हमें बताना है कि वाटर हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, तो पानी में डालते सोप अगर झाग मिल गया तो सॉफ्ट वाटर है, और अगर झाग नहीं मिला, स्कम दही जैसा कुछ सफ़ेद कलर का कुछ बन गया, तो वो क्या है, आपका हार्ड वाटर है, क्योंकि सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके
हार्ड वाटर में प्रेजेंट सोप हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट करके आपको स्कम देता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो हमने आंसर में नो लिख दिया कि नो वी विल नॉट एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। अब इसका रीजन लिखा, रीजन क्या है सबसे पहले बता दिया, डिटर्जेंट्स होते क्या, अगर आपको नहीं याद है तो यह लाइन आप एग्जाम में इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, फिर भी हमने लिखवा दिया डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं याद है तो इग्नोर कर दो इसको, ठीक है। अब हम बताएंगे अनलाइक सोप, ठीक है, सोप जैसे होते हैं उससे हटकर डिटर्जेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। सोप से हटकर क्यों, क्योंकि सोप तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये बात हमने लिखी है, अनलाइक सोप डिटर्जेंट डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम, ठीक है ना। सोप की तरह ये स्कम नहीं बनाता है, कौन, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता है। दे गिव गुड अमाउंट ऑफ लेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज सॉफ्ट और हार्ड, ठीक है। दे किसके लिए लगा हुआ है, डिटर्जेंट्स के लिए, यानी कि डिटर्जेंट आपको अच्छे अमाउंट में झाग देंगे, लेदर देंगे गुड अमाउंट में, ये मैटर नहीं करता है कि वाटर हार्ड हो या सॉफ्ट हो। दिस मीन्स द डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है। इस तरीके से डिटर्जेंट को सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास में पढ़ाया है कि चाहे हार्ड वाटर चाहे सॉफ्ट वाटर, डिटर्जेंट अच्छी क्लींसिंग प्रॉपर्टी आपको देगा बहरहाल। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप समझ लीजिए मिसल्स क्या होते हैं। देखिए सोप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, सोप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता है। सोप का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, सोप या फिर डिटर्जेंट आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। सोप की बात यहाँ शायद करी जा रही है, ध्यान से चेक करिए, सोप सॉल्यूशन की। तो सोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी कौन सी चेन होती है, कार्बन की चेन होती है, ठीक है। और एंड पे क्या होता है आपका, यहाँ पर एंड पे आपका बच्चों पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब समझो जरा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा प्लस माइनस, ठीक है ना। ये क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बट अभी आप ध्यान से बस चेक करो बच्चों। ये वाला जो एंड होगा, यहाँ कोई प्लस माइनस आपको चार्ज नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ये होगा नॉन पोलर। और ये वाला एंड कैसा है, पोलर एंड है। पोलर आप इस तरीके से समझिए जैसे मैग्नेट होता है ना, उसमें प्लस, उसमें मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो यहाँ आपको प्लस और माइनस देखने को मिल रहा है, तो हमने इसको पोलर एंड बोल दिया और इसको नॉन पोलर एंड। तो यहाँ दो एंड होते हैं। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, वाटर का स्ट्रक्चर क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जिनको नहीं पता ध्यान से चेक करो बच्चों, ज़्यादा टेंशन है नहीं कुछ। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, O पे होता है माइनस, H पे होता है प्लस, ठीक है ना। यही तो होता है H2, O पे होता है माइनस, H पे होता है प्लस। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, पोलर एंड जो होगा ना वो वाटर से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पोलर एंड वाटर से अट्रैक्ट हो जाएगा, और नॉन पोलर एंड किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये सोप का मॉलिक्यूल है। सोप उठा के जब पानी में डालोगे, कपड़ा अपना डालोगे, कपड़े में क्या लगा है बताओ, डर्ट लगा है, ग्रीस लगा है, ऑयल लगा है। तो ये जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, ग्रीस है या ऑयल है, ये भी नॉन पोलर होते हैं। सुन लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका जो डर्ट, ग्रीस और ऑयल है, ध्यान से चेक करो, डर्टी पार्टिकल्स हैं, जो डर्टी पार्टिकल्स, आपका जो ग्रीस होगा या आपके जो ऑयली पार्टिकल्स होंगे, ये सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो सोप का एक मॉलिक्यूल हमने आपको लेके दिखाया है, ठीक है। तो ये जो डर्ट के पार्टिकल होंगे, ग्रीस पार्टिकल होंगे या ऑयल पार्टिकल, ये कहाँ से अट्रैक्ट होंगे, ये सोप के मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन पोलर एंड से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डर्ट, ग्रीस और ऑयल भी नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब जिसपे प्लस और माइनस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो नॉन पोलर अट्रैक्ट नॉन पोलर एंड पोलर अट्रैक्ट्स पोलर। तो पानी भी वहाँ मौजूद है, तो ये पोलर वाला एंड किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बच्चों समझ सकते हैं, ध्यान से चेक करो, इस एंड पे प्लस और माइनस है, तो वाटर का अगर स्ट्रक्चर आप बना लो यहाँ पर O, और ये हो गया H, O पे होता है माइनस, H पे होता है प्लस, ठीक है। ये प्लस वाले को कौन खींचेगा, माइनस वाला, और ये प्लस किसको खींचेगा, माइनस को। तो ये पानी इस वाले एंड को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो डर्ट ऑयल है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सोप का एक मॉलिक्यूल है, सोप के दूसरे एंड, कौन से एंड पे, नॉन पोलर। नॉन पोलर होता है आपका डर्ट, ग्रीस और ऑयल, तो नॉन पोलर एंड किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉन पोलर को, और पोलर किसको अट्रैक्ट करेगा, पोलर को, ठीक है। अब सुनो, केमिस्ट्री की भाषा में दो शब्दों का यूज किया जाता है बच्चों, उसको आप देख लो। ये जो पोलर एंड है, इसी पोलर एंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक END एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब बच्चों पानी, और फिलिक मतलब लव करने वाला, पसंद करने वाला। यानी कि ये वाला जो एंड होता है ये पानी को पसंद करता है, तो ये पानी से चिपक जाता है, ठीक है। और ये वाला जो एंड है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो नॉन पोलर एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। बच्चों हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब उससे दूर, उससे डरने वाला, उससे दूर जाने वाला। यानी कि ये वाला एंड पानी से बच्चों दूर जाएगा, तो किसके पास आएगा, ये ऑयल, ग्रीस या किसके पास आएगा,
ऑयल, ग्रीस या फिर जो भी डर्ट के पार्टिकल्स हैं उनके पास आएगा। अब अपना दिमाग लगाइए जरा, दिमाग कुछ इस तरीके से लगाइए बच्चों। आपने क्या मेले में वो वाली बॉल देखी है जिस बॉल में साइड से ऐसे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स निकले रहते हैं, बड़ी मुलायम बॉल होती है, उसमें लाइट भी जलती है, अगर आपने कभी देखा हो ठीक है, नहीं देखा? हाँ बताओ वो बॉल कैसी होती है? ऐसे रेशे निकले होते हैं ना इसमें से, ये ऐसे, ठीक है। ये बॉल देखिए, नहीं देखी, चलो सो कोई बात नहीं। अब ध्यान से बच्चों अपना दिमाग लगाइए जरा। ये तो सोप का एक मॉलिक्यूल हमने दिखाया है, ठीक। अब सोप के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो डर्ट पार्टिकल यहाँ पर बीच में ऐसे, ये देखो ये डर्ट पार्टिकल यहाँ, ठीक है। तो ये सोप का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आया, तो ध्यान से करो, एक मॉलिक्यूल आया। ये वाला एंड कौन सा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक किसको पकड़ लेगा? नॉन पोलर ना हाइड्रोफोबिक, ग्रीस के पार्टिकल को पकड़ लिया। ये वाला एंड कौन सा है? प्लस और माइनस, तो ये वाटर से चिपक गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक एंड किसको पकड़ेगा? ऑयल या ग्रीस को। और जो पोलर एंड है वो कहाँ से चिपक जाएगा? वाटर से। इसी तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल आएगा। ये सब सोप के मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक एंड, ये देखिए ग्रीस का पार्टिकल है, ये सेंटर में कौन है? ग्रीस या फिर डर्ट या फिर ऑयल, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो कि नॉन पोलर से चिपक गया। और ये प्लस और माइनस वाला एंड किससे चिपक गया? वाटर से। ये तो 2 डायमेंशनल में हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आप 3D में सोच सकते हैं? ऐसा ही एक मॉलिक्यूल बच्चों ऐसे होगा, चेक करो, निकल के ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा होगा, जिसका एक एंड यहाँ से चिपका होगा, एक एंड बाहर। तो एक बॉल बन के आ जाएगी, दिमाग लगा सकते हो, एक बॉल बन के आ जाएगी। नहीं समझ में आई बात? गूगल पे देखिएगा मिसल्स क्या होते हैं। ये सेंटर में ग्रीस पार्टिकल, ये सेंटर में ग्रीस पार्टिकल, इसको इधर से भी एक मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है, इधर से भी, 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 इधर से भी। तो देखने से ऐसा लगेगा कि सेंटर में कोई पैक है, और सेंटर में कौन पैक रहता है? ऑयल या डर्ट के पार्टिकल, और किनारे किनारे ऐसे रेशे निकले हुए हैं, समझे? ये मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं। तो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 3D में ये बाहर भी आएगा, बोर्ड के पीछे भी आएगा, तो एक बॉल बन के आ जाएगी। बात समझ में कि नहीं? एक स्फेरिकल शेप बन के आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। कोई डाउट है बताइए? इमेजिन कर सकते हो? हाँ, गूगल पे सर्च करो ना यार, मिसल्स क्या होती हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल फिगर होता है ये, हमने आपको 2D में दिखाया है। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल से दिखाएंगे तो एक बॉल बन जाएगी ऐसे करके। कोई डाउट है बताओ? इस बॉल के बीच में बच्चों कौन पैक है बताओ? डर्ट के पार्टिकल या क्या? ऑयल के पार्टिकल। अब सुनो, ये जो मिसल होता है, ये एक मिसल हमने आपको दिखाया है। ये एक मिसल जैसे बहुत सारे मिसल्स होते हैं। तो जब आप ध्यान से सुनिए, आपने पानी लिया, ठीक, ये देखिए ये कंटेनर में आपने पानी लिया, और इस पानी में आपने सोप सॉल्यूशन डाला। क्या डाला? सोप सॉल्यूशन डाल दिया। फिर इसमें आपने कपड़ा डाला कोई, जिसमें क्या लगा है? डर्ट, ग्रीस, ऑयल, ये सब कपड़ा डाला ऐसा, ठीक है। अब इस कपड़े को एजिटेट किया जाता है। एजिटेट करने का मतलब है सोप सॉल्यूशन में निकालने के बाद या तो इसको मारते हैं बच्चों ऐसे, किसी स्टोन पे जोर जोर से, आपने धोबी को कपड़े धोते हुए देखा होगा, उसको मारा क्यों जाता है? या तो कोई कोई क्या करता है, पैडल जो होता है, पैडल नहीं होता ऐसा, मुगरा जो बोलते हैं जिसको, मुगरे से ऐसे पीटते हैं उसको, ऐसा मारते हैं। या तो फिर क्या करते हैं, ब्रश लेके ऐसा साफ करते हैं, आपने देखा होगा। और अगर हाथ से नहीं धोया जा रहा है तो वॉशिंग मशीन में डाल के एजिटेट करते हो। एजिटेट करने का मतलब उत्साहित करते हो उसको, मशीन में डाल के घुमा देते हो उसको। क्यों घुमाते हो मशीन में डाल के? क्योंकि बच्चों जैसे ये कपड़े आपने अंदर डाले, ठीक है ना, सोप के मॉलिक्यूल्स ने डर्ट पार्टिकल्स को पकड़ लिया होगा, और पकड़ने के बाद ऐसे मिसल तैयार कर दिए होंगे। ऐसे कितने मिसल्स होंगे? तो जवाब है इनफाइनाइट, बहुत सारे मिसल्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में बहुत सारे ये मिसल्स हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे मिसल से। कपड़ा जब बाहर ऐसा निकालोगे बच्चों, ठीक है, तो ये जो क्लोथ आपने बाहर निकाला जिसको आपको साफ करना है, ये कपड़ा है, इस कपड़े में बहुत सारे मिसल्स चिपके हुए हैं। चेक करो, बहुत सारे मिसल्स चिपके हुए हैं। आपको इन मिसल्स को हटाना है बच्चों, इसको मिसल्स को हटाना है, तो आप ब्रश मारते हो उस पर, ऐसा ब्रश मारोगे तो जो मिसल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मिसल्स जो बने हैं, जो कि स्फेरिकल शेप के हैं, जिनमें खासियत क्या है, बीच में क्या है, बीच में ऑयल पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल है वहाँ पर, और बाहर साइड में क्या है, पानी। बस नहीं, जब आप ऐसा ब्रश मारते हो तो पूरा मिसल ही हट जाता है। जब मिसल हटता है तो पानी भी निकलता है उसके साथ, पानी तो है ही उसके किनारे किनारे, लेकिन बीच में कौन है? बीच में आपको ऑयल या फिर ग्रीस के पार्टिकल। साफ हो जाएगा, मारोगे ऐसा साफ हो जाएगा। मशीन क्या काम करती है बताओ भाई? इसमें कुछ पार्टिकल्स लगे हैं अगर, तो पार्टिकल को हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको। पार्टिकल्स को छुड़ाओ तो उससे, वरना ऐसे ले आके सुखा दोगे तो क्या होगा? दिमाग लगाओ, क्या होगा? जब ऐसे ले आके सुखा दोगे बिना इसको एजिटेट किए हुए, एजिटेट मतलब ना तो मशीन में डाल के तुमने इसको हिलाया, ना तो ब्रश मारा, ना तो पैडल से इसको ऐसा पीटा, ना तो स्टोन पे पीटा, तो ये पार्टिकल्स निकलेंगे ही नहीं। और उसको ऐसे ही सुखा दोगे तो क्या होगा? पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, और डर्ट पार्टिकल अभी भी चिपके रहेंगे कि नहीं चिपके रहेंगे बताइए? क्योंकि मिसल्स के बीच में डर्ट पार्टिकल ही तो पैक थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सोप के भी पार्टिकल्स बचेंगे, और उसके बीच में कहीं ना कहीं डर्ट पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरीके से तो ये मिसल्स को आपको निकालना ज़रूरी है। इसी के लिए आपको फिजिकल वर्क इस पर करना पड़ेगा। बात समझ नहीं? अब क्वेश्चन को जरा देखिए,
क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है पीपल यूज वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स। कह रहा है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करते हैं कपड़े धोने के। कह रहा है कि यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप, सोप को मिलाने के बाद क्या करते हैं, दे बीट द क्लोथ ऑन स्टोन, ठीक है, पत्थर पे मारते हैं, कपड़ा सोप सॉल्यूशन में डाला और फिर पत्थर पे मारते हैं, और बीट विद पैडल, उसको ऐसा मुगरा जो आता है लकड़ी का, पैडल से मारते हैं उसको, या विद अ ब्रश, या ब्रश से ऐसा ऐसा घिसते हैं उसको। और द मिक्सचर, किसका मिक्सचर, सोप सॉल्यूशन का मिक्सचर और जो कपड़ा आपने डाला हुआ है उसका मिक्सचर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन, उसको वॉशिंग मशीन में डाल के ऐसा मोटर उसका चला दिया जाता है तो वो घूमता रहता है लगातार। ऐसा क्यों करते हैं, कह रहा व्हाई इज एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, ठीक है, यहाँ पे उत्साहित करने का ही मतलब है कपड़े को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा घुमा घुमा कर या उस पर ब्रश मारकर, क्यों एजिटेट करते हो, ये आप सोप सॉल्यूशन के साथ कपड़े को क्यों उसको बीट करते हो, क्यों मारते हो, क्यों उस पर ब्रश मारते हो। कह रहा है कि व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, साफ कपड़ों के लिए एजिटेशन क्यों रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ध्यान से चेक करो, एक सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, ये वाला एंड होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ये पानी को पसंद करता है, और ये वाला था हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब भागना, दूर भागना, किससे दूर भागना, हाइड्रो से, यानी कि पानी से दूर भागता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज इट अटैच टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म क्लस्टर कॉल्ड मिसल। इस तरीके से ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो किसको पकड़ लेता है, डर्ट पार्टिकल को, एक क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ऐसा गोल सा एक गुच्छा बना देता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल, MICELLE, गूगल करके देखिए मिसल क्या होता है, ठीक है। When the clothes wetted in soap solution is agitated or beaten, क्या लिखा हुआ है, when the clothes wetted in soap solution, जो कपड़े सोप सॉल्यूशन में गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, सोप सॉल्यूशन इज एजिटेटेड और बीटन, जब इसको एजिटेट किया जाता है, इसको उत्साहित किया जाता है, मशीन में डाल के घुमाया जाता है, इसको बीट किया जाता है, मारा जाता है, तो क्या होता है, द मिसल्स कंटेनिंग ऑयली और ग्रीस डर्ट पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड। इस तरीके से ये जो मिसल्स हैं, जिसके अंडर में क्या पैक है, ये जो स्फेरिकल शेप है, इसके अंडर में क्या पैक है, इसके अंडर में क्या पैक है, डर्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल, दे आर रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डर्टी क्लोथ। डर्टी क्लोथ से ये जो भी गंदा कपड़ा है उसके सरफेस से ये पार्टिकल्स हट जाएंगे और क्या हो जाएगा, एंड गो इनटू द वाटर, और वाटर सॉल्यूशन में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, ऐसा ऐसा आपने मारा, ठीक है ना, या फिर मशीन में रख के पानी भी तो डालते रहते हो ना ऊपर से, तो ऐसा घुमाती मशीन, तो ये सारे पार्टिकल्स निकल के पानी में चले जाएंगे, 2-4 बार पानी में निकालोगे सारे पार्टिकल हट जाएंगे, ठीक है ना। एंड डर्टी क्लोथ्स गेट्स क्लीन, इस तरीके से जो डर्टी क्लोथ्स हैं वो आपके साफ हो जाते हैं। बताइए कोई डाउट है, सिंपल है। तो इस तरीके से हम करेंगे। जिन्होंने क्लास नहीं करी प्लीज़ क्लास करिए, सोप एंड डिटर्जेंट की बहुत अच्छी क्लास कराई हुई है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा।